जैसा कि आप लोगों को पता है, कल टुमारो 19th है, 19th अगस्त है। ठीक है, आप लोगों का डिजास्टर मैनेजमेंट का टेस्ट है। ठीक है, वही 9 से 12 रहेगा, 9 से 11 आप कर लीजिए, क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चन ही, या 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हो सकता है, या फिर 5 to 6 क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स इसमें, जैसे डीएम के फॉर्म में जो भी मैं देख लूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चंस बन सकता है इसमें, अगर उससे होगा तो उससे मिल जाएगा आप लोगों को टेस्ट, नहीं तो फिर रैंडमली क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि ये हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, ये नवंबर टू जनवरी रहेगा। आज हम जनवरी लेके बैठे हैं, जैसे ये खत्म होता है फिर हम नवंबर एंड दिसंबर में चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमारा रेस्ट जो सिर्फ बच जाएगा वो है एथिक्स। ठीक है, तो एथिक्स को हम फिर देख लेंगे। तो एक लास्ट आप लोगों का एग्रीकल्चर, इसलिए कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में पूछ लिया गया है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट था, तो मैंने इसको अलग से लेने की सोच ली थी। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई इंफॉर्मेशन। और अब स्टार्ट कर लेते हैं हम जनवरी का। गुलाबशाल जी, आपने अभी तक कमेंट नहीं किया और आपने क्वेश्चन भी नहीं लिखा था। क्वेश्चन का सिर्फ नंबर नहीं लिखना है आपको, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। चलिए, पुराने टाइम में वापस आ गए हैं, तो अब तक तो मुझे लगता था कि लोगों को आ जाना चाहिए, बट लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, क्वेश्चंस यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। चलिए, क्वेश्चन क्या इसमें से एक आ सकता है, जैसे कि जीनोम जो इंडिया प्रोजेक्ट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, स्वस्थ स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य जो प्रणाली है उसमें इंप्रूवमेंट कैसे है, क्या इंप्रूवमेंट ये ला सकता है। भारत का जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इसका ये है क्या, तो ये पूछा नहीं गया, बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस पूछा गया है। ठीक है, तो एक मोटा एक ऑल ओवर आप अगर रफली एक आइडिया ले, तो टॉपिक हमारा रहेगा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो समाचार में क्यों था, क्योंकि 10,000 जो व्यक्तियों का इस प्रोजेक्ट में 10,000 पर्सन जो है उनका जीनोमिक्स जो डेटा है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर एक मील का पत्थर, यानी कि अब पब्लिक डोमेन में है ये। ठीक है, जीनोमिक्स की बात हो रही है। तो अब ये क्या होगा, तो ये जो डेटा जो इकट्ठा किया गया जीनोमिक्स का, ठीक है, जो स्टोर किया गया है, वो भारत का पहला राष्ट्रीय जीवन विज्ञान डेटा रिपोजिटरी है। जो कौन सा डिपार्टमेंट है, ये इस डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है या काम किया जा रहा है, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2026 के लिए। ठीक है, प्री के लिए अलग से हम बात करेंगे, अभी मेंस में फोकस कर ले रहे हैं। ठीक है, खाली प्री लिख के छोड़ दे रहा हूं। चलिए, तो इसके लिए अब ये डेटा जो सबसे बड़ी दिक्कत ही क्या है हमारे सामने, थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे इसको, कि जो डेटा प्रोटोकॉल का आदान प्रदान के लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, और वो फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, जो सिक्योर हो, ऑब्वियस सी बात है, और उसमें जो जो दिशा निर्देश है, डायरेक्शन जो है, उच्च क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, निष्पक्ष यानी डेटा होना चाहिए जो साझा करना हो, उसको ये सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जरा सा कि ये जीनोम जो इंडिया प्रोजेक्ट है, इसका डिटेल देख लेते हैं कि लॉन्च कब किया गया, 2020 में किया गया, कौन सा डिपार्टमेंट था, डीबीटी डिपार्टमेंट था। ठीक है, आप मेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं इस डेटा को। ठीक है, एज वेल एज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो ऑब्जेक्टिव है कि भारत की जो अद्वितीय जीन विविधता है, डायवर्सिटी जो है, सो जो डायवर्सिटी जो है, ठीक है, अद्वितीय जीन विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले आनुवांशिक भिन्नताओं का एक कैटलॉग बना दिया गया, एक समझ लीजिए कि भाई इस तरह से बना दिया गया है कैटलॉग।
ठीक है। इसमें 83 विविध जनसंख्याओं के 20,000 जो है वो नमूनों को कलेक्ट किया गया और उसको बायो बैंक, ताकि एक बायो बैंक में उसको स्टोर किया जा सके। तो पहले चरण में, फर्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, 10,000 जीनोम को सीक्वेंसिंग में किया गया ताकि एक जीनोम मैप तैयार हो सके। ठीक है। तो ये अब सवाल उठता है कि सर ये जीनोम अनुक्रमण सीक्वेंसिंग है क्या? ठीक है। तो ये बेसिकली डीएनए या आरएनए का पूरा सेट होता है, कोई भी जीव का, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो किसी जानवर का हो, किसी प्लांट का हो, किसी एनिमल का हो। ठीक है। तो किसी भी जीव का अनुवांशिक सामग्री का पूरा एक सेट जो है यही होता है। और इसमें डीएनए में स्टैंड में क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड बेस एटीसी जी, ये नाम याद रखिएगा, कि सही क्रम को निर्धारित करता है। तो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, है ना, ये वही वाला है। ठीक है। तो ये प्री में ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपीएससी में 2010 में, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब सवाल उठता है कि हम इसको करें कैसे, मतलब क्या इससे होगा क्या? तो शरीर के जब का बॉडी का जो फंक्शन होता है बेसिकली, उसको मार्गदर्शित करने वाले अनुवांशिक कोड को समझने में ये मदद करेगा। यानी हमारे कोड को, कौन, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं जवान हूं, मुझे झुर्रियां आ रही हैं, मेरी त्वचा कमजोर हो रही है, तो कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो धीरे धीरे मनुष्य के शरीर को या किसी प्लांट को बढ़ने में, ग्रोथ करने में, कोई बीमारी में ये मदद करता है। ठीक है। आशा करता हूं कि आप, मेरी आवाज आप लोगों को पूरी तरह से आ रही होगी। थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, माइक थोड़ा सा दूर था मुझसे। चलिए, आरती जी, चलिए, लाउड एंड क्लियर है। चलिए, सो अब इसका एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन कहां कहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो ऑब्वियस है कि चिकित्सा स्वास्थ्य जो है उसकी देखभाल में हम कर सकते हैं। कुछ जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर वाली जो बीमारी है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बीमारियों पर हम रिसर्च को बढ़ा सकते हैं ताकि हम प्रिसाइज जो है चिकित्सा को बता सके कि भाई बॉडी के किस पार्ट में कौन सा जीन, जैसे कैंसर हो रहा है, कैंसर, टीबी, ठीक है, और भी बीमारियां हैं, इसके लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है। तो ये है, शोध को बढ़ा देगा, सटीक चिकित्सा को ये सपोर्ट करेगा, लोक स्वास्थ्य और महामारी नियंत्रण, यानी जो पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, तो पैथोजन को ट्रैक करने में मदद करेगा, वैक्सीन के विकास में सहायता करेगा कि कौन सी बॉडी हम में ये वैक्सीन जो है, जैसे कोरोना का वैक्सीन है, तो हमारी बॉडी में क्या, किस तरह से वो रिएक्ट करेगा, ये सारी चीजें का एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। कृषि विज्ञान की बात करें, बायोडायवर्सिटी को, उसके विकास को समझने में मदद करेगा, फसल की किस्मों को, अलग अलग हम किस्में को, जैसे कि सोनालिका 1, 2, 3 है, ठीक है, ललित अमरूद है, तो उसके कुछ और वैरायटीज हम ये कर सकते हैं, कुछ इनहांस कर सकते हैं, जल्दी ना खराब होने वाली, कम, अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो हम पौधों में गर्मी को सहन करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, ये सब चीजें होंगी। ठीक है। चलिए, तो इस तरह की, अब ये तो हो गई एक मोटी मोटी बातें। तो इसके लिए कुछ परियोजनाएं भी चल रही है, जैसे परियोजना का सिर्फ आप नाम देख सकते हैं, और इस परियोजना जो भी है, ये परियोजना प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मेंस में जब भी परियोजना लिखना हो तो आप सिर्फ नाम लिखिएगा। ठीक है। वन डे वन जीनोम एक इनिशिएट लिया गया है, इंडी जेन प्रोग्राम है, ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये है 1 लाख, 1 लाख जो जीनोम परियोजना है, दुर्लभ बीमारियों और कैंसर के मरीजों पर फोकस्ड है ये। ठीक है। हैपमैप जो इंटरनेशनल हैपमैप प्रोजेक्ट है, ये क्या है, तो ये जितनी भी जनसंख्या है, विभिन्न जनसंख्याओं की अनुवांशिक जो भिन्नता है, भाई मंगोलॉइड अलग है, ऑस्ट्रोलॉइड अलग है, निग्रोइड अलग है, ठीक है, तो उसका क्यों अफ्रीका, अब जैसे हमने ये जाना कि अफ्रीका के जो लोग हैं, मैक्सिमम महामारियां अफ्रीका से निकलती हैं, और बहुत सारे जो बीमारियों के प्रति वो संवेद ये होते हैं, सहनशील होते हैं, टॉलरेट होते हैं, उनको जल्दी बीमारियां नहीं लगती, शारीरिक रूप से उनका जीन मजबूत माना जाता है। तो रीजन क्या है, तो हम ये जीन से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके रास्ते में आने वाली चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, अब सवाल ये है, तो भाई
डेटा सटीकता का एक मुद्दा, एक इशू तो हुई कि कितना प्रिसाइज है ये, क्योंकि टेक्निकल एरर का की संभावना तो हमेशा बनी रहेगी। डेटा लीक ना हो जाए, विदेश में भेज दिया जाए तो फिर हमारे उसमें कुछ जो गोपनीयता जो है, सिक्रेसी वाला जो मामला है, वो ब्रीच ना हो जाए। नैतिक चिंताओं में जैसे कि अनुवांशिक भेदभाव और युग्म विज्ञान जैसी समस्याएं उठाती हैं। अब ये क्या है, जैसे भाई मुझे तो बच्चा चाहिए, मुझे डिजाइनर बेबी चाहिए जिसकी आंख नीले हो, नाक पीला हो, इस टाइप का, कार्टून टाइप का। जानवरों में ये प्रयोग किया जाता है ना, अलग अलग मैंगो में भी किया जाता है, तो इंसानों में भी लोग चाहने लगे हैं। तो इससे कोई काला रंग, जैसे कि इंडिया में क्या है, अगर हम इंडिया के भारत की बात करें, तो काला रंग साउथ को छोड़ दिया जाए, हालांकि वहां भी जो एक्ट्रेस है वो गोरी ही चाहिए, है ना। तो काले रंग को बहुत थोड़ा सा इंफीरियर माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई इंफीरियर है, माना जाता है। तभी तो हमारे देश में फेयर एंड लवली बिकता है बहुत ज्यादा, क्यों। चलिए, तो डेटा की सीमित विविधता जो है, डायवर्सिटी बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी, कलेक्शन कम ही लोगों का होगा, तो उस कमजोर समूहों का स्वास्थ्य देखभाल में असमानता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमने तो अमीरों का ले लिया, गरीब का नहीं ले पाए, झुग्गी झोपड़ी से हमने डेटा कलेक्ट नहीं किया, फिर क्या होगा, है ना। तो ये भी दिक्कत है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कि नहीं, तो जबकि लागत में कमी आई है, लेकिन बड़े पैमाने पर अभी भी सीक्वेंसिंग बहुत महंगा कार्य है। ठीक है, डेटा टुकड़ों में आता है, तो उसको एक जगह ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को, ठीक है, ढांचे की कमी का प्रभाव जो है, एक फ्रेमवर्क हमारे पास नहीं है अभी भी, तो ये स्वास्थ्य योजनाओं में बाधा डालती है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जिसको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है आगे की राह में, तो तकनीकी प्रगति बिल्कुल हमें करना पड़ेगा। तो लंबे पढ़ाई वाले जो सीक्वेंसिंग है उसमें आप ऐसे कीजिए, आप ये लिख सकते हैं, अनुक्रमण यानी सीक्वेंसिंग जो है सक्सेशन वाला है, उसमें सक्सेशन में सटीकता में सुधार करना। जीन मैपिंग के लिए अगली पीढ़ी के जो सीक्वेंसिंग है या सक्सेशन जो है उसका उसको एक्सपैंड करना। नैतिक और नीतिगत ढांचा की अगर हम बात करें, तो भारत में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर विचार किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे प्रैक्टिस अभी भारत में ये नया है, लेकिन विदेशों में ये नया मामला नहीं है, तो हम विदेशों से सीख सकते हैं सर्वोत्तम जो प्रैक्टिसेस जो हैं उसको हम अपना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, ट्रायल और एरर मेथड सीखने के बजाय ये कर सकते हैं, है ना। तो अमेरिका का अनुवांशिक सूचना गैर भेदभाव अधिनियम जो है, हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपने यहाँ पे। भारतीय संविधान में बहुत सारे अच्छी अच्छी बातों का विभिन्न देशों से संकलन तो किया गया, कंपाइलेशन तो है ही, है ना। लागत में हमें कमी थोड़ा सा रिड्यूस करने का प्रयास करना चाहिए, यानी वैश्विक स्तर पर जीनोमिक्स जो है टेक्नोलॉजी को सस्ती और सुलभता, अवेलेबिलिटी जो है वो सुनिश्चित करना जरूरी है। ये बात समझ में आई है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके जल्दी से। आप लोग अपनी बुक में सभी लोग कमेंट करेंगे तो ज्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज्यादा बच्चे तो है नहीं। ठीक है, चलिए। तो आरती जी, अच्छा, अब जल्दी से आप लोग बताइएगा, सेम डे आप लोगों को मिला है, गुलाब शालवी जी ने ये बता दिया। अब आरती जी आप बताइए, कुछ पता चला आपको कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है आपके आंसर में, या और डिटेल चाहिए? और डिटेल चाहिए, और भी डिटेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बताइए। जी, सही करना है, नहीं नहीं, आपको सही करना है, वो छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ आप उसका पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ टेस्ट का। हाँ, तो ये अब आप खुद समझिए कि आपने लिखना ही थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, और स्टार्टिंग में इसीलिए मैं मार्क्स नहीं दे रहा हूँ किसी को, आप लोगों को ऐसे ही काम करना है। हाँ, तो अब इसमें डेली डेली आप लोग लिख के दिखाइए, मैं डेली चेक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, हालांकि अब तो टेस्ट है, लेकिन ये मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर वाले क्लासेस में भी जो लिख के दिखाएगा उसका सेम टू सेम सेम डे में चेक करके दे दूंगा। क्लियर? चलो, तो ये समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही है? सब कुछ लिखित डेटा में दे दिया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। ठीक है, कितने लोग अब बताइएगा पीवाईक्यू को पढ़ चुके हैं अभी तक? कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन माइंड में है कि नहीं, ये बताइए कमेंट करके। जल्दी से। तो ये सदाबहार टॉपिक है हमारा, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आरती जी, बार्नेस बार स्टार सिस्टम को समझाना के लिए पूछा गया है कि सिस्टम है क्या, और जीएम फसल में सरसों के विकास में इसकी भूमिका। यूपीएससी इतना प्रिसाइज जाके नहीं पूछेगा कभी, लेकिन जीएम के बारे में जरूर पूछेगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों समाचार में था ये जीएम फसलें? जीएम का मतलब हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि आनुवांशिक रूप से उसके जीन में परिवर्तन कर देना। ठीक है, तो ये किस मंत्रालय के तहत आता है? पहले तो ये देखिए समाचार में क्यों था, ये रीजन क्या था। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो खतरनाक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जीन परिवर्तन परिवर्तित जीन या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण में इसका एक नियम जो है, नियम रूल जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है 26 के लिए प्रीलिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा मंत्रालय जारी करता है, कंट्रोल रेगुलेट कौन कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो रूल बनाया गया है ये किसके तहत आएगा? 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसी के तहत आएगा। देखिए अधिनियम अलग होता है, अधिनियम की क्लॉज सब क्लॉज भी बनाए जाते हैं। तो जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि कानून पूरे देश में एक समान होगा, ठीक है, पूरे भारत में, लेकिन बिहार और झारखंड और उड़ीसा और मध्य प्रदेश और कर्नाटक केरल में रूल अलग अलग हो सकते हैं, जो कि वायलेट नहीं करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये रूल जो कानून है उसको वायलेट नहीं करेंगे। वायलेट करेंगे तो नल एंड अवॉइड हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। कौन कौन है आज? चलिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जीएम फसल के लिए मामला गया था कि भाई जैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली ये जानवरों पे पशुओं पे भी लागू होता है, इंसानों पे भी नहीं हो रहा, बट चाइना में ऐसा बताया जाता है, कहा जाता है कि चूंकि एक बंद सोसाइटी है या फिर बंद देश है, कंट्री है, बहुत जो कुछ नॉलेज हमें इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है वहां से, वहां कर लिया गया ऐसा कहा जाता है। पर्पस क्या है इसका जीएम का? तो जीन परिवर्तित जीवों से संबंधित निर्णयों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसका गाइडलाइंस दिया है कि अब अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट है जीन इंजीनियरिंग आकलन समिति, इस समिति ये कमिटी जो भी निर्णय लेगी, ये जो कमिटी है, कोई भी संशोधन करना हो, रूल बनाना हो, कानून तो है, कानून के अंदर रूल बनाना हो, तो बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करती है यही समिति, कमिटी या समिति जो होती है। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें है क्या? तो जीएम फसलें, फसल की बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि एग्रीकल्चर का सेक्टर है। तो जीएम फसल है क्या? तो ये उन पौधों को कहा जाएगा जिनके डीएनए में अन्य जीवों से विशेष जीन ऐड कर दिया जाए, कुछ ऐड करना हो तो ये जीन इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके विकसित की जाती है, इसको डेवलप किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आम का एक कौन सा आम? दशहरी आम है, छोटा सा साइज का है। आप देखिए कि मैं इसको इतना बड़ा कर दूं, इतना बड़ा दिख रहा है वो, रुकिए थोड़ा सा दिखाता हूं। देखिए इतना बड़ा कर दिया जाए
दशहरी अभी ये साइज का मिलता है, ठीक है, उसको इतना बड़ा कर दिया जाए, तो ये उसके साइज को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसमें कुछ अन्य जो जीव है उसको ऐड ऑन करना होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसका विकास जीएम फसलों का को डेवलप कैसे किया जाता है, तो जीन गण के दृष्टिकोण से, यानी डीएनए में लेपित धातु कुछ कण होंगे, उससे बम्बार्डिंग करवाई जाएगी कोशिकाओं में, बम्बार्डिंग करके ही उसको, जैसे कि फिश की बात करें हम, हाँ, मानव में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जैसे फिशिंग की अगर हम बात करें, तो फिशिंग में क्या है, जैसे कि अगर मुझे एक, क्योंकि वो भी फसल में ही आ गया वही, डेयरी जो है प्रोडक्ट जो है, डेयरी प्रोडक्ट के बाद फिर आपका जो फिशिंग वगैरह जो है सब एग्रीकल्चर में ही आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, एक बीकर या एक बर्तन ले लिया, उसमें पानी ले लिया, एक मादा फिश के अंडे को निकाला गया इस पात्र में, और दूसरा नर का जो स्पर्म है उसमें, उस छोड़कर उसको पानी में मिला के ऐसे पूरा मिक्स करके छोड़ दिया गया, कुछ दिन के बाद वो फर्टिलाइज होके मछली बाहर, तो ये इन्वर्टेड हो गया, ये आंतरिक निषेचन, ये बाह्य निषेचन का उदाहरण हो गया, ठीक है, तो ये बेसिकली माइक्रोस्कोपी होगा जीन में, फसल का, चावल का एक दाना ही काफी है, एक पत्ता ही काफी है, एक टहनी ही काफी है, ठीक है, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि वो कलम विधि से भी लगाते हैं, ये भी उसी तरह का चीज है, ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम दृष्टिकोण से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन जो है, वांछित जीनों को पौधे की कोशिकाओं में ट्रांसफर किया जाता है जी। फर्स्ट पॉइंट, धात देखिए, डीएनए से लेपित, डीएनए में जिस, मान लीजिए कि ये डीएनए का संरचना कैसे होती है, ठीक है, ये चावल का ले लिया, आप चावल का समझिए, ठीक है, ये चावल का साइज है छोटा, छोटा सा साइज है, मुझे इस, और प्रोटीन की मात्रा जो है इसमें बहुत कम है, या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम है, इस बीज में मैं ऐसा क्या चेंज करूं कि इसका साइज जो है एकदम लंबा हो जाए, अमाइलेज या अमाइलोज मिला दिया जाए इसमें, लेकिन सिर्फ मिला देने से तो काम नहीं बनेगा, हमें इसके बीज के रूप में तैयार करना है, ताकि अब ये जो नेक्स्ट फसल जो दे, ये बीज वो लंबे दाने का हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो, यही बात है, तो डीएनए से लेपित धातु कणों को, दूसरे का डीएनए ले लिया, प्लांट, मदर प्लांट ले लिया, और उसके टिश्यूज पे, उस पौधे पर हमने क्या कर दिया, बम्बार्डिंग करवा दिया, तो बम्बार्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आम का पेड़ है, उसमें हमने कलम करके उसको छील दिया, कट कर दिया, यहां से ये कट कर दिया, एक दूसरा पौधा का ले लिया, इन दोनों को आपस में जोड़कर टेप लगा दिया, ऐसे समझो मोटे तौर पर। अब इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करना है, तो ठीक है भाई, इसके डीएनए को ले लिया गया एक पात्र में, एक्स पौधे को, वाई पौधे का डीएनए को लिया गया, दोनों को मिला मिक्स करके अब उस पौधे में इम्प्लांट कर दिया गया। आरती जी क्लियर है? जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक पूछते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने में। आरती जी चली गई है? बम्बार्डिंग यही है जी, उसको उस पर छिड़क दिया गया यार, बम्बार्डिंग उसी को कहते हैं, वो टर्म्स है ये बेसिकली, बम मारना नहीं होता, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोपोरेशन ये क्या है भाई, विद्युत आवेग द्वारा, करंट के द्वारा करंट पास हो जाएगा ये, अब आप समझिएगा करंट पास होने का मतलब क्या, कि बिजली उठाया, करंट तार लगा दिया पेड़ पौधों में, नहीं ऐसा नहीं, विद्युत आवेग पौधे की कोशिकाओं में छोटे छोटे चित्र बनाते हैं, यानी जब पौधे में जो टिश्यूज हैं, जो ऊतक में सेल वॉल नहीं होते हैं, तब इसमें ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, ताकि उसमें छोटे छोटे छेद बन जाए, तो इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है
ये पूरा 440 वोल्ट का करंट नहीं लगाया जा रहा है, इसकी प्रक्रिया अलग है। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन का प्रयोग किया जाएगा। तो कोशिकाओं में विदेशी डीएनए को डायरेक्ट हम इंजेक्ट कर देते हैं, फिर इसको ग्रो करवाते हैं। सेम वही फसल, सेम टेक्निक वही है, अलग अलग तरीके हैं, अब रिजल्ट वही आना है। ठीक है, चलिए, जैसे कोई आप समझते हैं ना, किसी के 20 साल में बाल सफेद हो जाते हैं। नहीं, मेरे बाल भी सफेद है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं किसी के 20 साल में तो कोई नाटा रह जाता है, कोई लंबा हो जाता है। सबके चेहरे की बनावट अलग होती है, कोई गोरा, कोई काला, कोई मोटा, कोई पतला हो रहा है। उसका रीजन क्या है? बॉडी का जो टेक्सचर होता है, जीन, ये सारा कुछ इट्स ऑल अबाउट द जीन। अब इस जीन को माता पिता चेंज करवा सकते हैं, तो विदेशों में जाके चेंज करवा रहे हैं कि भाई मुझे बच्चे में, अगर आईवीएफ से बच्चा उनको चाहिए, तो उसमें बच्चे में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। स्पर्म डोनर एक फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, है ना? बिल्कुल, आईवीएफ तो है ही। आईवीएफ अमीरों के घर का है। डिजाइनर बेबी में होते ना वो, आंखों का रंग नीला और हरा पीला चाहिए, होता तो है, बिल्कुल होता है। ठीक है, बट आईवीएफ तो अभी इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए है। वापस आते हैं, अभी मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बताऊंगा अभी, आप लोगों को चिंता मत करो। अब जैसे कि भारत में अगर हम बात करें, कि सवाल उठता है कि क्या इस तरह की चीजें प्रैक्टिस की गई है, तो बिल्कुल, बीटी कपास 2002 में ये फसल दीमक के प्रति प्रतिरोधी था, कि दीमक नहीं लग सकता इसमें। बीटी बैंगन जो है, ब्रिंजल जो है, इसको अनुमोदन मिला, लेकिन इसको विरोध के बाद खत्म कर दिया गया। बहुत सारे टमाटर आपको मार्केट में मिलेंगे, एक देसी टमाटर होता है गोल, और एक विदेशी टमाटर होता है लंबा सा। मजे की बात पता है क्या है? देसी टमाटर को आप छोड़ दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, कुछ काट के ऐसे तोड़ के फोड़ के फेंक दीजिए, एक पौधा आ जाएगा। ये जो लंबा सा है, जिसको विदेशी कहा जाता है, आप उसको मिट्टी में डालिए, पौधा वौधा नहीं आने वाला है। यानी कि डिपेंडेंट कर लेना, यानी हर बार आपको टमाटर का बीज खरीदना पड़ेगा। देसी के साथ ये चीज नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, देसी में जल्दी जो है, पानी की मात्रा ज्यादा होगा, ये पानी की मात्रा इसमें कम होगी, साइज में बड़ा होगा, भारी होगा, गुदेदार होगा, है ना? जीएम सरसों की बात कर लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये बार्नेस बार स्टार तकनीक का उपयोग किया था। कौन से फसल में? सरसों में, मस्टर्ड में। ठीक है, ये सिस्टम क्या है, अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं। टेपेम कोशिकाओं को नष्ट करके नर निष्क्रिय पौधा बनाते हैं, यानी कि अब उस पौधे से दूसरा पौधा नहीं होगा, आपको हर बार बीज लेना पड़ेगा। बार स्टार जीन क्या होता है? बार्नेस जीन ये है। बार स्टार जीन क्या है? बार्नेस के प्रभाव को रद्द कर देगा, ये कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाइब्रिड पौधा में बीज प्रजनन योग्य बने रहते हैं। ये भारत में किया है, विदेशों से तो आप एक पौधा नहीं निकाल सकते। हर बार आपको, जैसे क्यों उसका विरोध किया जाता है कि भाई बैगन में लगाया गया तो मालूम चला अपना घर में बैगन ही नहीं होगा, फिर वो दूसरे बैगन को उगने में नहीं देगा, बैगन के पौधे को। बीज से पौधा, बीज से ही पौधा बनेगा ना। तो किसान हमारे यहाँ पे देश में किसान क्या करते थे कि भैया बीज बचा के रख लिया, अगले साल फिर बो दिया। एक मान लीजिए कि 100 किलो गेहूं हुआ है, उसमें से 5 किलो गेहूं या 10 किलो गेहूं रख लिया, बाकी 90 किलो हमने यूज में ले लिया। फिर 10 किलो को अगली बार अगले साल के लिए जो है बोने के लिए तैयार है वो, तो प्लांट पौधा निकलेगा उससे। लेकिन विदेशों वाले में क्या है, भरपूर तो देगा, लेकिन पौधा फिर आपको उसी से खरीदना पड़ेगा, मतलब बीज आपको विदेशों से ही मंगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। कौन सा फसल, और दूसरा आसपास कोई फसल को रहने नहीं देगा ये। और ये लंबे समय तक आपको पहले ट्रायल एंड टेस्टेड करना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यही तो है, डब्ल्यूटीओ में क्या क्या हंगामा चल रहा है। डब्ल्यूटीओ में यही हंगामा तो चल रहा है कि भाई हम विदेशी जो विकसित जो राष्ट्र है, देश हैं, वो कह रहे हैं कि भारत अपना कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दे।
तो जो लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं ना, कृषि सुधार होने नहीं दे रहे हैं, सब वारे न्यारे हो जाएंगे 1 घंटे में। चलिए, फिर असली हिटलर सामने आएगा, ठीक है। जो बार बार कहते हैं ना हिटलर हिटलर हिटलर, तो हिटलर होता क्या है ये देखने को मिल जाएगा फिर। मजा चख लो, कहते हैं ना वो आ गया स्वाद, वो वाला। ठीक है, चलिए। बारजीन, बारजीन क्या है? ये चयनात्मक यानी सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट के लिए हाइब्रिसाइड प्रतिरोध प्रदान करते हैं, यानी अन्य पौधों से अपने इसको बचा के। हाइब्रिड पौधा रहेगा, छोटा रहेगा, बॉन्साई होगा, ठीक है। और सेलेक्टिव के लिए अपनाया जाता है बारजीन। जैसे कि मान लीजिए मुझे अमरूद है एक, ठीक है, गुआवा है, गुआवा के अंदर मुझे लाल रंग चाहिए, तो ललित हमने डेवलप कर लिया। इलाहाबाद में मिलता है, दिल्ली में भी मिल जाता है, बड़े साइज का होता है, इतने बड़े साइज का हो जाता है। आम की बात करें, है ना। चलिए, तो अब फायदेमंद भी है, खतरनाक भी है। विदेशों वाला खतरनाक इसलिए ज्यादा है कि उसमें बीज नहीं होगा, वो दूसरे को उगने नहीं देगा, कोई हमारे देसी नस्लों को खत्म कर देगा। उसको तो लेबोरेटरी में तैयार किया गया ना, कि हम ही हम रहेंगे, बाकी पानी कम रहेगा, ऐसे समझो। सो भारत में जीएमओ को रेगुलेट कौन करता है? तो ये कमिटी करती है, जीईएसी, जीन इंजीनियरिंग आकलन समिति जो है। बड़े पैमाने पर कौन सा लाइन? बार जीन की बात कर रहे हैं। बार जीन सेलेक्टिव के लिए जी। बार जीन का मतलब हुआ, आपने कोई, भाई हमें इस आम का रंग जो है वो हरा ही होना चाहिए, लेकिन अंदर से ये ना लाल होना चाहिए। सपोज आम, अब आम लाल होगा ये कैसे हो सकता है, बट आपको लाल रंग चाहिए सपोज, या इसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है, हमें विटामिन डी भी लगाना है इसमें, ये भी होना चाहिए कुछ सिलेक्टिव पर्पस के लिए। तो आप उस पौधे को अलग से बीज बना के पौधा उगा सकते हैं। मतलब समझ में आ गया? वर्ड समझ में नहीं आया? अब वर्ड तो देखिए मैडम जी, वर्ड जो है हाइब्रिसाइड, ये अब इंग्लिश में नेम ही है इसका, उसको हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब दो संकर पौधे का मिलन जो है वही हाइब्रिड है, हाइब्रिड पौधा है। क्लियर है? हाँ, तो ये सब समझ में कब आएगा माता रानी? ये तब समझ में आएगा जब आप डेली बेसिस पे, मेरे कहने पे नहीं, इसीलिए आज आप लोगों ने गौर किया होगा, यूट्यूब पे मैंने लिंक नहीं दिया आज, मतलब वीडियो तो मैंने 9 बजे 10 बजे 9 साढ़े 9 बजे तक लगा दी थी, बट मैंने लिंक शेयर नहीं किया। मैंने कहा खुद ढूंढो, डेली 10 बजे से पहले लग जाएगा, आप लोग ढूंढो। ढूंढना क्या है, वो नोटिफिकेशन में आएगा। एक ही चीज देखना है, बार बार अगर कहीं और देखने जाओगे यूट्यूब, तो आप मेरा मिस करोगे। डेली आपको सिर्फ सुनने को कहा गया। कुछ बच्चों ने कहा सर उसके लिए भी समय नहीं मिल रहा, भैया 7 मिनट नहीं मिल रहा है। अगर 7 मिनट के लिए भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, तब तो फिर तैयारी का आलम क्या होगा देख लीजिए। ठीक है, तो डेली बेसिस पे सुनिएगा, तभी ये सब चीजें समझ में आएंगी, आप फैमिलियर हो पाइएगा कि हाइब्रिसाइड होता क्या है। अभी तो टर्मिनोलॉजी पे हमने बात भी नहीं की है। ठीक है, तो 90% बच्चों को दिक्कत क्यों आती है? उनको लगता है हम सब कुछ पढ़ देंगे या सब कुछ चैट जीपीटी दे देगा, या फिर अभी यूट्यूब चल रहा है, मैं अभी देख भी रहा था कि कुछ टीचर जो है वो कह रहे हैं कि चैट जीपीटी से जाके अपना तैयारी को शुरू कीजिए। हैं, रियली? ये कितना खतरनाक हो सकता है आपको पता भी है? यानी आपने अपने हाथ काट के दूसरे को दे दिया, आपने सोचने और समझने की शक्ति शक्ति जो है वो खत्म हो गई। इनिशियल लेवल पे बच्चा वही करेगा तो फिर वही करेगा, और टीनेजर में तो, और जो 20s और 24 तक 5 तक लोगों को लगता है अरे हम तो, फिर तो हम ही हम हैं। आधा ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये वर्ड जो फैमिलियर नहीं हो पा रहे हैं, इसका इट मीन्स दैट कि अभी आपको ये सब चीजें न्यूज में सुनना होगा, डेली बेसिस पे पढ़ना होगा, तभी बार बार चीजों को कीजिएगा, तभी जाके, मतलब डेली, मैंने आपको लोगों को कहा ना कि मजदूर बनना पड़ेगा। मैं आपकी जो परेशानी है
उसका सोल्यूशन दे रहा हूं, मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या है भाई, तो जिन जो इंजीनियरिंग आकलन समिति है, बड़े पैमाने पर जीएमओ का उपयोग और रिलीज को मंजूरी कौन देता है, यानी अगर कल को मुझे अमरूद का ये करना है, अमरूद या कोई खाद्य पदार्थ में करना है, फसल में कुछ चेंजेस करने हैं, रेगुलेट करने का काम कौन करना है, कौन मंजूर देगा, परमिशन कौन देगा? हाँ, तो सारे वर्ड क्यों भूल जा रहे हैं, सारे वर्ड इसलिए भूल रहे हैं मैडम जी, क्योंकि आप उसके लिए फैमिलियर नहीं है। जैसे कि आप मुझे जान रही हैं, ठीक है, मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है। मैं अगर एक कंडीशन दे रहा हूं मैं आपको कि आप मुझे नहीं जानते, और 1,000 नाम मैं आपको लाइन से बता दूं, आप मुझे नहीं जान रहे और 1,000 नाम बता दो, और मैं कहूं कि गेस करो कौन सा नाम है मेरा, तो आपको तो हैबिचुअल नहीं नहीं, वही सुनिए, तो आप जिस नाम को आपने बार बार सुना होगा आपको वही नाम याद रहेगा। 1,000 नामों में से आप केवल वही नाम ले सकते हैं जो बार बार आपने सुन रखा होगा। बहुत सारे नाम पहली बार सुन रहे होंगे, सैमुअल, मैं आप कोई इंडियन नेम जो है गोवा में होता है, केरल में होता है, ठीक है, तमिलनाडु में भी होता है, लोगों का होता है, लेकिन बहुत सारे अभी जैसे मैं आपको बताऊं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में, उनका नाम अगर आप लीजिए, आप बोल प्रोनाउंस भी नहीं कर पाओगे, साउथ इंडियन नेम आप प्रोनाउंस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हैबिचुअल नहीं हो, फेमिलियर नहीं हो। तो जब आप बार बार सुनोगे ये सब चीजों को तभी तो फेमिलियर हो पाओगे, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो इसीलिए मैं जो बार बार कह रहा हूं कि यूट्यूब में जाइए और मेरा जो वीडियो है, आप लोगों को लगता है कि नहीं कर लेंगे सर, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कमेंट कीजिए, जो करना है आप 2 मिनट 3 मिनट सुनते रहिए और करते जाइए, उसी में ही लिख दीजिए, कुछ कुछ वर्ड कीवर्ड है वो कॉपी में लिखिए, उसी को उठा के वहां लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। एक होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को, आप लोग वीडियो सुनने के बाद जो भी कीवर्ड आपको समझ में मतलब लग रहा है कि टफ है, उसको वहां पे कमेंट कर दो। अब लोग सर इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आप फैमिलियर हो रहे हो, मुझे 1 रुपया भी जेब में नहीं आने वाला, लेकिन आपका भला हो जाएगा, ये कर लो। मैं आपको तरीका बता सकता हूं, करना तो आपने है ना, आप ही को है। चलिए, अब ये सिस्टम क्या है सरसों में, तो ये सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है प्री में, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, 26 के लिए। रेगुलेट कौन करता है, तो यही कमिटी रेगुलेट करती है कि मंजूरी देनी है नहीं देनी है ना। जिन देखिए, जिन इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, जिन संवर्धन की समीक्षा के लिए एक अलग कमेटी है, ये अनुसंधान सुरक्षा की निगरानी करता है, इसका काम अलग है। संस्थानिक बायोसेफ्टी समिति, इसका काम अलग है, बायोसेफ्टी पर ये फोकस करता है, ये सब आपका रेगुलेशन वाला, यही यूपीएससी पूछ लेगा आपसे, बस एज इट इज ऊपर नीचे कर देगा और पूछ लिया, आप रोते रह जाओगे, आप ढूंढते रह जाओगे सर कहां था क्यों था, कुछ पता नहीं चलेगा। मैं शॉर्ट में दे रहा हूं कि आप इसको खाली रट लो, क्वेश्चन कहीं नहीं गया, कौन सी कमिटी क्या काम कर रही है, अगर कमिटी के आपको नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए, एक जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए सलाहकार समिति है, ये नीति की सिफारिशें प्रदान करती है। राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय जो कोऑर्डिनेशन जो कमिटी होती है, ये स्टेट लेवल पे जैसे बिहार है, झारखंड है, तमिलनाडु है, केरल है, ठीक है, उनके लिए जीएमओ रेगुलेट करने का ये अश्योर करता है, ये कमेटी केवल राज्य स्तर पे, ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी नहीं पूछता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जिला स्तर पर समिति अगर हम बात करें, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो स्थानीय अनुपालन यानी ये आईएएस ऑफिसर करेगा, या जो उसका जो कृषि विभाग है वो करेगा। पूरा प्रीलिम्स के लिए है ये इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स लिख दिया मैंने, और ये एवरग्रीन है, ये भी सुन लीजिए, 26 के लिए नहीं है, ये एवरग्रीन है,
अब ये सब नाम आपको याद नहीं हो रहा तो लिख के याद कीजिए, तरीका तो यही है ना, दूसरा और कौन सा तरीका हो सकता है। ठीक है, चलिए कल करेंगे, और कल करेंगे और कल कभी आएगा नहीं आप लोगों का। ठीक है, चलिए जीएम फसलों से संबंधित क्या क्या कंसर्न है, अगर हम अपने मार्केट में इंडक्ट कर देते तो क्या हो सकता है। तो अनुवांशिक संदूषण यानी प्रदूषण, संदूषण कहते हैं, जो ओरिजिनल है उसमें डिफेक्ट आ जाना। हाइब्रिसाइड प्रतिरोध यानी बार बार आप पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं इसमें क्योंकि हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो गए थे। हाइब्रिसाइड प्रतिरोध का मतलब कि हम बार बार पेन किलर खा रहे हैं, तो हमारा बॉडी क्या किया, एक गोली डेली खा रहे थे तो बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी, मतलब अब उससे फर्क नहीं पड़ता, अब 2 गोली चाहिए, 3 गोली चाहिए, 4 गोली चाहिए, होता है ना, बॉडी में भी होता है। कोई तेज नमक खाने लग जाए तो उसको नमक में उसका टेस्ट बदल जाता है। उसी तरह से हाइब्रिसाइड प्रतिरोध यानी कुछ ऐसे आपने प्लांट, 2 अलग अलग प्लांट का मिक्सचर बना दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो बहुत सारी बीमारियों, हो सकता है कि वो ऐसा प्रतिरोध कर दे कि जो ओरिजिन, जो मूल पौधा है उसी को ही समाप्त कर दे, बढ़ने ही ना दे। ऐसे बहुत सारे खरपतवार है जो, जिससे हजारों लाखों एकड़ जो है हर वर्ष बर्बाद हो रहा है। और कीड़ों पर निर्भरता का खतरा, यानी कि भैया अब कीड़ा उस पर ये बीमारी नहीं लगेगी लेकिन कीड़ा जल्दी लग जाएगा, फिर क्या करोगे, वो पौधा अपने आप को कीड़ा से बचाने में सक्षम ही ना हो पाए, क्योंकि टेस्ट किया गया अमेरिका में, एक उदाहरण दे रहा हूं, विदेशों में टेस्ट किया गया, वहां के सॉइल पे किया गया, वहां के क्लाइमेट पे उसको टेस्ट किया गया, हर प्रकार, कितने प्रकार के कीड़े भारत में हैं ये तो टेस्ट नहीं किया गया ना। तो इसीलिए पेस्टिसाइड ज्यादा डालना पड़ता है हमें, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार जो डालती, जो सब्सिडी में देती है ना, वो आयातित वाला ही है, और यही कारण है कि प्रोडक्शन तो बढ़ गया है लेकिन उतना सिंचाई भी करनी पड़ रही है। ग्रीन जो रेवोल्यूशन है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही तो था कि सिंचाई ज्यादा करनी पड़ेगी हमें, उर्वरक ज्यादा देना पड़ेगा हमें। बात समझ में आई, अभी कहां चला गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन में चला गया, वहां से देख सकते हैं, क्लियर। चलिए जैव विविधता को नुकसान, कि भाई खाली गुलाब का पौधा और मैरीगोल्ड का नहीं हो तो क्या होगा, अरे पक्षी में कौवा गायब हो गया, तोता गायब हो गया, मैना गायब हो गया तो क्या होगा, समझ रहे हो, बहुत सारे जीव जंतु गायब हो जाएंगे, उस पे, उस प्लांट पे निर्भर रहने वाले। तो डायवर्सिटी जो है, जैसे बहुत सारे प्लांट भी गायब होते चले गए, कितने फॉरेस्ट को हमने काट दिया, अब तो ऐसा हो गया कि बहुत सारे जो प्लांट है गिनती के बचे हैं, इसलिए हमें उसके संरक्षण के लिए 1972 वाला जो है वो लेके आना पड़ा है, 1972 का। संवेदनशील है नहीं है क्या है, कुछ पूरा दिमाग में आ रहा है, खुल रहा है आप लोगों का। चलिए अब आते हैं, तो बायोडायवर्सिटी को भी नुकसान होगा, ठीक है, जीएम प्रोटीन, मृदा, माइक्रोवेव्स, अन्य लाभकारी जीवों को बाधित कर सकती है। हमने इतना ज्यादा प्रोटीन प्रोटीन भर दिया, मालूम चला कि जो हमारी मिट्टी में जो मूल खनिज तत्व थे वही समाप्त हो गए, चूस लिया, बाकी को लाभकारी जीवों को भी मार दिया उसने तो। ठीक है, आर्थिक मुद्दे क्या हो सकते हैं, यानी खतरे कम नहीं है, हमारे रोजी रोजी रोटी का सवाल है ये, इसलिए भारत अपना जो एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो ओपन नहीं कर रहा है। तो जीएम फसलों की उपज अनिश्चित हो सकती है, बाजार में एकाधिकार उत्पन्न कर सकती है कि भाई खाली मेरा बीज बिकेगा और वो ही बीज जैसे आरती जी ने, आप ऐसे समझो, मैं हूं अमेरिका में रहने वाला एक विदेशी, ठीक है, आरती जी ने अपना इंडिजीनियस पौधा लगाया और मैंने अपना एक पौधा गुलाब शाह जी को दे दिया, क्लियर लगाओ, इन्होंने 1 एकड़ में लगाया और आरती जी का 10 हेक्टेयर में था, मेरे पौधे ने आरती जी के 10 हेक्टेयर के अगल बगल था, उसको निपटा दिया, खत्म कर दिया, अब सिर्फ मेरा ही प्लांट बिकेगा। बात समझ में आ रही है,
आप लोग आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई किसी, एक कहावत है कि किसी किसान के को दूसरे किसान से दुश्मनी निकालनी होती है, तो अपने खेत में अपने को बर्बाद करना पड़ेगा पहले। यूकेलिप्टस पौधा जो है वो लगा दो खेत में, फिर देखो मजा। सूखा पड़ जाएगा वो तो, सारा पानी खुद ही खींच लेगा। पर्यावरण का आतंकवादी कहा गया है ना। चलिए, तो नैतिक मुद्दे क्या है कि भाई आप छेड़छाड़ कर रहे हैं पर्यावरण में, ठीक है। तो अप्रत्याशित पर्यावरणीय परिणामों पर भी चिंताएं हैं कि भाई क्या हो सकता है। सूखा प्रतिरोधी हम करने गए थे, कुछ और हो गया, हमें नहीं पता ना। ये गोली खाने से, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, इस गोली का नाम क्या है, ये क्या क्या कर सकती है मुझे पता नहीं। तो क्या आप उस गोली को इनटेक करोगे? नहीं करोगे, सीधी सी बात है। पर यहाँ पे खेती में लोग चाह रहे हैं ऐसा करना। अब जैसे एलर्जी बहुत सारी चीजों से होती है, जैसे संवेदनशील व्यक्तियों में संभावित एलर्जिक प्रतिक्रियाएं, रिस्पॉन्स आ सकता है। कई लोगों को पनीर से एलर्जी है, ठीक है, दूध के प्रोडक्ट से एलर्जी है, किसी को मीठे से एलर्जी है। कौन चुपके से आ गया क्लास में? जेपीजी। 751, वेरी गुड। बच्चे आ रहे हैं, देश का उज्जवल भविष्य। गुड मॉर्निंग। आपके लिए तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग क्यों करूं? अब तो क्लास खत्म होने जा रही है। वेरी गुड। चलिए, तो क्या किया जा सकता है, यानी कुल मिला के मामला बहुत संवेदनशील है। अगर कल को हम कहें कि सरकार से कि भैया मार्केट खोल दो, ये नहीं किया जा सकता। हमें नहीं पता कि किस तरह का रिएक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि जांचना परखने में, एक गेहूं हमने आयात कर लिया, हो सकता है वो हमारे जो लोकल गेहूं है उसको खत्म कर दे, उसके पौधे को, क्या बीमारी कर जाए बॉडी में, नहीं पता। तो इसके लिए एक संसदीय स्थायी समिति ने एक सिफारिश की थी, उस सिफारिश को ही आप लिख सकते हो। जैसे कि भाई एक जो, ये जो कमेटी है हमारी, जीन इंजीनियरिंग आकलन जो कमेटी है, उसकी पारदर्शिता को स्वतंत्र प्रभाव आकलनों के साथ मजबूत करना होगा, ठीक है। स्वतंत्र प्रभाव का मतलब कि भाई इंडिविजुअल हो, ऑटोनोमस हो, अपने डिसीजन लेने के लिए प्रेशर ना हो कोई हो, ठीक है। जो भी निर्णय ले सबके सामने हो। मालूम चला कि कमेटी में गुलाबशाह जी को, ज्योति जी को और आरती जी को डाल दिया गया, और मालूम चला उन्होंने डिम्पल जी से पैसे लेकर, चलो सबको ओके, सब कुछ ऑल इज गुड, नहीं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जीव फसलों के प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए, व्यापारिक अनुमोदन करने से पहले। हम मार्केट में दे रहे हैं ये वाला, ये फसल, तो पहले हम अध्ययन कर लें कि क्या क्या हो सकता है। जीएम खाद लेबलिंग को अनिवार्य करना, यानी ये फसल जो है, ये पैकेट जो है, ये जीएम प्रोडक्ट है। जैसे ऑर्गेनिक समझते हो ना बहुत, आप लोग लेबल लगा रहा था कि ऑर्गेनिक आलू है, ऑर्गेनिक वो है, कोई केमिकल नहीं है। मार्केट में देखा तो होगा, कम से कम ऑनलाइन देखा होगा, भले उसको खरीदा ना हो। ऑर्गेनिक नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? अरे बताओ भाई, मैं आप लोगों का कमेंट देखने के लिए बैठा हूं, देखा सुना तो है, हाँ ठीक है। चलिए, तो जीएम फसलों के, जानवरों की फसलों से अब उसका चारा जो बचेगा, जैसे अब वो जानवर उसको खाएगा, इंसान तो नहीं खाएगा, जानवर खाएगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मानो चलो हो सकता है उसको नई बीमारी लग जाए। जीएम फसल अनुसंधान खेती व्यापार पर एक राष्ट्रीय नीति को डेवलप करना, ये सब कुछ स्थायी समिति ने सिफारिशें की। आप सीधा लिखिए क्या किया जा सकता है। तो संसदीय समिति, जो कमेटी है, स्थायी कमेटी जो है, कि सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए, जिनमें कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 4 5। बहुत ही इजी है। अब इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए,
क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सरसों की भूमिका नहीं पूछेगा यूपीएससी। क्वेश्चन कुछ और है। रेगुलेट कौन करता है, सिफारिशें क्या है, क्या हो सकता है, क्वेश्चन इसी से ही दूंगा। ये इस टॉपिक से क्वेश्चन दूंगा, इसीलिए मैं बहुत आराम से और तबीयत से बता रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अच्छा, ये अब तो यही एक ये था, बाकी तो यहां से शॉर्ट स्टार्ट हो गया ना। यहां से ये शॉर्ट स्टार्ट हो गया, चलिए। जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए, अब हम दिसंबर का कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा दिसंबर मंथ का है। इस टॉपिक को देख लेते हैं, क्रायोजेनिक इंजन। अगर आप लोगों ने भाषण सुना होगा श्री प्रधानमंत्री जो का, श्री मोदी जी का, श्री लगा देता हूं भाई, क्योंकि देश के पीएम है ना। चलिए, तो इसको जरा सा देख लेते हैं। किसी ने सुना भी है गलती से, गलती से भी ये गलती की है, मुझे लगता नहीं कि आप लोगों ने सुना होगा। जल्दी से बताइए, सुना है गुलाब शर्मा जी? अरे वाह। तो मुख्य मुख्य बातें क्या की है उन्होंने? जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कुछ बात हुई है क्या? कुछ इंजन पे बात हुई होगी। जी, तो इंजन पर बात हुई है, ठीक है। इसीलिए मैं पूछा था कि थोड़ा सा एक समरी देख लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अब वही पूछेगा, क्योंकि भारत सरकार का फोकस जो है वही, उसकी घोषणा कर रहे हैं वो, जिस पे बात करेंगे वही भारत सरकार करेगी। ठीक है, चलिए। तो वो आप लोगों की यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट अनफॉर्चुनेट बच्चे सुनते नहीं है उसको। पॉलिटिकल चीजों को छोड़ दिया जाए, हम पॉलिटिकल चीजों पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। क्रायोजेनिक इंजन क्या है? चलिए, इंजन बहुत खतरनाक है भाई। क्या है ये इंजन? अच्छा, इसमें क्वेश्चन नहीं मिला है। नहीं है। क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्यों पसंद किए जाते हैं और इसके विकास में चुनौतियां क्या? कुल मिला के हाँ ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो कुल मिला के हम पहले ये कहें, इसका काम क्या है, क्या चीज है ये, क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, एकदम इजीली, इजी फॉर्म में। देखो, साइंस एंड टेक में क्या है कि बच्चों को दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स जो है उससे वो फेमिलियर नहीं हो रहे। तो जब फेमिलियर नहीं हो रहे हैं तो याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो लिख भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको फेमिलियर होना जरूरी है। इसके लिए आपको न्यूज जो मैं लगा के दे रहा हूं आपको सुनना पड़ेगा, मेरे जितने भी वीडियो पुराने हैं उसको उठा उठा के देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कौन कौन से वर्ड। तो आप लोगों को सभी को होमवर्क दिया है, याद तो है? सभी लोग वीडियो जब देखेंगे यूट्यूब पर, मेरा जो डेली बेसिस पे हिंदू आता है, उसमें 5 वर्ड 6 वर्ड कमेंट कर देना, कौन सा जो कीवर्ड्स है। चुनने के बाद आपको लगा आपने लिख दिया, इससे क्या होगा? आपका 2 मिनट जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपको फायदा, मुझे इसमें 1 रुपया का फायदा नहीं है, बट आपको फायदा हो जाएगा। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो नजर आपकी स्क्रीन पे होगी, आपका उंगली, आपकी उंगलियां जो है वो स्क्रीन पे होगी, आपका माइंड स्क्रीन पे होगा। तो तीन चीज एक जगह पे होगी, यानी फोकस होगा। फोकस होगा तो फेमिलियर होइएगा जल्दी। अब देखता हूं कि कल से या आज से, मैं तो कहूंगा आज से देखो कितना आप लोग करते हैं। जाइए वीडियो में कमेंट कीजिए। कमेंट का मतलब क्या कमेंट करना है? गुड सर, थम्स अप, अंगूठा और उंगली मत दिखाइएगा, आप लोग कमेंट कीजिए कीवर्ड क्या क्या है, इसके लिए सुनना पड़ेगा। चलिए,
मर्जी आपकी है, मैंने सिर्फ एक तरीका बताया। चलिए, कोई करे ना करे, आप कर लो खाली, क्योंकि जब भी मैं कुछ टेक्निक बताता हूं आप लोग उसको सिरे से नकार देते हो, करते नहीं। चलिए, मर्जी आपकी। चलिए, अब बात कर लेते हैं ये जो क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। ठीक है, तो इसरो ने ये जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका सफलतापूर्वक एक जो समुद्री स्तरीय परीक्षण किया। समुद्र स्तरीय का मतलब, समुद्र स्तरीय परीक्षण का मतलब कोई भी इंजन समुद्र में कैसे काम करेगा, गिरने के बाद कैसे काम करेगा। रॉकेट लेके जा रहा है, वो गिरे, जब उसको लैंड करना होगा तो जमीन पे तो करेगा नहीं। तो प्रोपल्शन तकनीक में एक बड़ा कदम है ये। प्रोपल्शन तकनीक जो रॉकेट को बूस्ट करता है, उड़ा के ऊपर लेके जाएगा, टेक ऑफ करेगा हवाई जहाज को, है ना। चलिए, तो अब प्रमुख बातें क्या है इसका, नो, अब समझिएगा थोड़ा सा। समुद्र तलीय जो परीक्षण जो है ये कहाँ किया जाता है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। ये लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की क्षमता में सुधार की, भैया एक बार समुद्र में गिर गया या फिर उस पर कंट्रोल रखना हो, जो भी इसका है इंजन का, तो एक प्रकार का इंजन है क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक का मतलब क्या है कि जिसमें पेट्रोल और डीजल नहीं जाने वाला। क्रायोजेनिक का मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस। ठीक है, तो अब नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम लागू किया गया इसमें। नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम, नोजल का मतलब हो गया इंजन का बैक साइड का जो नोजल है। ठीक है, इसमें फ्लो सेपरेशन, फ्लो को अलग अलग हम कर सके, वाइब्रेशन जब उसमें कंपन बहुत ज्यादा होता है, और तापीय समस्याओं को, क्योंकि अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष से वापस भी आएगा पृथ्वी की सतह पे, तब भी बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। तो उसको सहने लायक, उसको टॉलरेट करने लायक चीजें होनी चाहिए। इसी के लिए ये बहुत मील का पत्थर है या बड़ा कदम है, क्योंकि भारत के पास अभी वो सिस्टम है नहीं। ठीक, गगनयान की मिशन में इसकी भूमिका क्या होगी। तो भाई गगनयान का मतलब, हमने जो गगनयान किया है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान है, मिशन है। ये इंजन उसमें लगाया जाएगा। अगर हम सक्सेस होते हैं तो ये इंजन वहां लग जाएगा। हमें विदेशों से पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी मांगते हैं या सपोर्ट मांगते हैं तो हमें साथ में शर्तें भी लागू होती है ना। तो इसके लिए हाल ने, HAL ने, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो लिमिटेड है, 23 में बेंगलुरु में एक इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, यानी एक यूनिट बेंगलुरु में बनाया गया। हाल का था HAL का। तो ये काम कैसे करता है, अब देखो काम कैसे करता है ये नहीं पूछा जाएगा। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूं, काम कैसे कर रहा है ये नहीं पूछा जाएगा मेंस में, प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है, और वो भी आपको बहुत जो एकदम यूनिक चीजें हैं, मैं आपको वो बता देता हूं उसमें। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ पे काम करता है। थर्ड लॉ क्या है कि हर क्रिया के प्रति, हर एक्ट के प्रति जो बराबर और अपोजिट रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी। थ्रस्ट उत्पन्न करने की प्रक्रिया, थ्रस्ट का मतलब हुआ कि जमीन से ऊपर उठना है उसको जब, ठीक है, इसके लिए इंटरनल कंबंशन, आंतरिक दहन और प्रेशर डिफरेंस से थ्रस्ट उत्पन्न होता है। ये प्रोसेस कैसे, मतलब ये इंजन जो बनाया गया है कैसे काम करता है, क्रायोजेनिक काम कैसे करता है। ठीक है, तो एक अपर स्टेज है। अगर आप लोगों को क्रायोजेनिक पे अगर अलग से वीडियो चाहिए होगा तो भी वीडियो, या फिर आपको अलग से और ज्यादा डिटेल चाहिए होगा तो भी मुझे बताइएगा, फिर मैं एक पूरा क्रायोजेनिक पे ही एक पूरा कंप्लीट डिटेल दे दूंगा। ठीक है, लेमैन टर्म्स में। चलिए आरती जी, ये स्पेशली आपके लिए है। चलिए, तो इसके लिए स्पेशल लॉन्च व्हीकल में उपयोग हो जाएगा अपर स्टेज में, क्योंकि अपर स्टेज जो धरती है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अलग अलग कक्षाएं हैं, दूर तक जाना है। ठीक है, तो अपर स्टेज में उच्च दक्षता और अधिक थ्रस्ट का प्रयोग करने के लिए
हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी अंतरिक्ष में जाना है तो बहुत लंबी दूरी तक जाना होगा। ईंधन और ऑक्सीडाइज जो तरल रूप में होता है, ईंधन कैसे होगा, ऑक्सीडाइज रूप में होगा, तो बेहद कम तापमान में इसको स्टोर कर लिया जाता है, संग्रहित किया जाता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड बताया मैंने। ईंधन और ऑक्सीडाइजर जो है ये क्या है आपका, लिक्विड हाइड्रोजन। तापमान क्या होगा, -253। क्रायोजेनिक का क्या है, -273। ऑक्सीडाइजर का तापमान कितना है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड का। तो इसको थोड़ा सा हम इसी के अकॉर्डिंग हम उसको अलाइन कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सेमी, अभी क्रायोजेनिक से पहले सेमी क्रायोजेनिक, इसमें क्या लिक्विड हाइड्रोजन के बजाय सेमी क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, यानी आधा क्रायोजेनिक होगा, लिक्विड हाइड्रोजन वाला होगा, आधा जो है आपका नॉर्मल फ्यूल हो सकता है। तो रिफाइंड केरोसिन का यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। लिक्विड हाइड्रोजन वहां पे यूज नहीं होगा सेमी में, क्रायोजेनिक में तो लिक्विड ही होगा हाइड्रोजन, लेकिन सेमी क्रायोजेनिक में क्या होता है, रिफाइंड केरोसिन का यूज किया जाता है, जिससे वजन में हल्का और स्टोरेज सामान्य तापमान पर संभव है। तो कितना माइनस, मतलब -273 यार बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आप अब एक सवाल उठेगा कि सर इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या कुछ बेनिफिट है भी या बस ऐसी, जैसे वो व्हाट्सएप पे चलता है ना, मोदी जी विदेश क्यों घूमने गए, एक अनपढ़ नेता ने कह दिया, सबने गमछा बांधा और निकल लिए, क्यों, क्या जरूरत है रॉकेट बनाने की, है ना। हाँ, क्या जरूरत है S-400 खरीदने की, सब क्लियर हो गया, ऑपरेशन सिंदूर। चलिए, ऑफिशियली 153 डेटा है पाकिस्तान का, उनके हिसाब से भारत के हिसाब से नहीं, भारत के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। चलो वापस आ जाओ, तो बेनिफिट पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्रस्ट, जो बेसिकली क्रायोजेनिक इंजन का बेनिफिट क्या है ये समझते हैं, और ये मेंस का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस। तो ये इसमें सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, बस आप खाली ये कर सकते हो, उच्च दक्षता और अधिक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है ये, अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करेगा तो, और ये हल्का वाष्पित पानी छोड़ता है ड्रॉपलेट में, ठीक है, तो जिससे प्रदर्शन बेहतर होगा, एक बेनिफिट। दूसरा क्या होगा, बेहतर ईंधन दक्षता, यानी इसरो ने के जो PSLV का विकास, इंजन 3.4 किलोग्राम ईंधन जलता है, मतलब उतना उसको चलता है, ईंधन उसमें यूज किया जाता है 3.4, ठीक है, जबकि इसके थ्रस्ट के लिए हमें सिर्फ 2 किलोग्राम खपत करेगा, यानी ईंधन भी कम लगने वाला है, अमाउंट कम लेके जाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि दूर तक जाना है, अगर 100 किलो का पिट्ठू दे दिया बैग, तो 10 किलो, आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आप 1 किलोमीटर के बाद आपका दम निकल जाएगा। लेकिन अगर उसको 5 किलो कर दिया जाए, 10 किलो कर दिया जाए, तो आप उससे भी ज्यादा जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, विशिष्ट इंपल्सन की बात करें तो ये इसका जो क्रायोजेनिक इंजन है 450 सेकेंड लेता है, और सॉलिड प्रोपल्शन जो है वो 260 डिग्री, सॉरी 260 सेकेंड लेता है। तो एक इंपल्शन का मतलब हुआ टेक ऑफ करने के लिए कितना सेकेंड है, क्या है उसका स्पीड, है ना। पर्यावरण के अनुकूल रहेगा क्योंकि कार्बन फ्री रहेगा, केवल जब वो जलेगा तो केवल पानी का बूंद छोड़ रहा है, भाप छोड़ रहा है, तो कोई किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होने वाला। भारी पेलोड और लंबी अवधि का मिशन है, गगनयान चंद्रयान जैसे मिशनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई गुडी गुडी बात है, बट कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे। तो बेहद कम तापमान आवश्यकताओं के कारण सॉलिड या लिक्विड प्रोपल्शन की तुलना में ये अधिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, इतना माइनस में लेके जाना है इसको, मतलब एक तरह से पत्थर बना के लेके जाना है हमें। सॉलिड फॉर्म में है, यूज होगा लिक्विड फॉर्म में, पर आप ऐसे समझो, बर्फ आप कहोगे सर बर्फ का टुकड़ा ही हम लेके चल जाए, पर बर्फ के टुकड़े को हम गला नहीं सकते ना वहां पे, मतलब जला नहीं सकते, वो गल सकता है, ठीक है। थर्मल समस्या, नोजल के में दरार पड़ सकती है। मेन भारत में जो दिक्कत होती है
अभी तक जो हम कावेरी इंजन और बहुत सारे इंजनों पर बात कर चुके हैं, ठीक है, तो उसमें मेन है हम इंजन क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो एक तो थ्रस्ट नहीं मिलता है, एक प्रॉब्लम ये है, प्लस नोजल में दरार आ जाती है, अवरोध ऑब्स्टेकल, और जो डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो डिजाइन ही हमारे पास अप्रोप्रिएट नहीं है। यही कारण मैंने आप लोगों को शायद याद भी होगा, आज से 2-3 या 6 महीना पहले बताया भी होगा आप लोगों को, राफेल के बारे में के रिगार्डिंग बात हो रही थी, मैंने कहा था भारत जो फ्रांस जो है राफेल तो बेच देगा, वो उस वक्त ऐसे 2 साल पहले की बात है, बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करने वाला, क्योंकि एक बार टेक्नोलॉजी आ गई भारत में तो भारत फिर राफेल खरीदना ही बंद कर देगा। बात समझ में आ रही है? लोग अपना दुकान बंद क्यों करेंगे, है ना? क्योंकि तापमान में तेजी से बदलाव आता है। अब जैसे देखो एकदम सॉलिड में है -273, और हमको इसको सॉलिड फॉर्म में नहीं लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है भाई, 0 डिग्री के बाद तो कोई भी लिक्विड जो है वो ठोस हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, बट इसको लिक्विड रहना है और फिर सीधा उसको यूज भी करना है ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना? ऑपरेशनल जो है उच्च ऑपरेशनल दबाव यानी दहन और कूलिंग सर्किट, बहुत ज्यादा तनाव सहने के लिए हाई स्ट्रेंथ सुपर सुपर अलॉय चाहिए। सुपर अलॉय का मतलब बहुत सारी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि -273 डिग्री का मतलब हो गया बर्फ में ही है वो कन्वर्ट, लेकिन चाहिए क्या हमें? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में चाहिए और ये जले भी, कूल भी रहे, आग भी फेंके, मतलब हमारा खाना भी बन जाए ऐसे समझो, और गर्मी भी होना चाहिए और ठंडा भी होना चाहिए, तो ठंडा गर्म एक साथ होना चाहिए, यानी छुए तो हाथ जल जाए और मतलब ठंड भी लगे और हाँ, गर्मी भी लगे एक साथ, हो कैसे हो सकता है? तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी चाहिए, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। कम तापमान बनाए रखना, ईंधन और ऑक्सीडाइजर के बीच को बेहद कम तापमान पे रखना, साथ ही इंजन की परफॉर्मेंस, उसमें भी परफॉर्मेंस में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। भारत के पास अभी इसमें और R&D करनी पड़ेगी, इसके लिए लाखों करोड़ रुपए लगने वाला है। कम से कम जान की खुशी होगी कि जो अंतरिक्ष में जो हमारा जो ये एंट्रिक्स और ये जो है एक और है न्यू इंडिया स्पेस मिशन वाला, कम से कम ये क्या कर रहा है, हमें अब अपने खर्चे खुद उठा रहा है। ठीक है, चलिए। उच्च विकास लागत, 94 में स्टार्ट हुआ था, देखो 300 करोड़ का था प्रोजेक्ट, आज तो पता नहीं कितना हो गया। आइए तो इस इंजन के बारे में देखें, तो ये इंजन प्रोपल्शन सिस्टम कहाँ है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। थ्रस्ट के लिए कितना चाहिए, तो 22 टन चाहिए कम से कम स्टेज के लिए, शुरुआत में 20 टन, फिर C32 जो है उसके स्टेज के लिए 22 टन चाहिए। ठीक है, अब ये C32 जो है ये C25 के स्टेज की जगह ले लेगा, यानी वही पहले हम लोग जो बाइक में पेट्रोल डालते थे ना, ऐसे समझो BS3 था, BS3 से सीधा BS4 आया, BS4 से सीधा अब BS6 5 आया, यानी 6 आ गया, यानी कि उसमें ईंधन की क्वालिटी को हमने इंप्रूव कर दिया। ठीक है, सफल मिशन की बात करें तो 6 लगातार जो GSLV MKI-3 मिशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अभी तक प्रूव हो चुका है। कुछ प्रमुख मिशन भी है, लॉन्च किया गया था, जैसे प्री के लिए इंपॉर्टेंट था, अब इसको 26 के लिए कर लीजिए इंपॉर्टेंट, एवरग्रीन है इसीलिए करवा रहा हूं। ठीक है, प्रमुख मिशन चंद्रयान 2-3 में था, वन वेव सैटेलाइट में का जो कमर्शियल लॉन्च जो है विदेशों के लिए भी किया जा रहा है। तो कुल मिला के हमने एक इंजन बना लिया, लेकिन ये इंजन रॉकेट वाला इंजन है, अभी हमें प्लेन में लगाना है, तेजस में, तेजस को थोड़ा सा अपग्रेड करना है हमें। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी कहा था कि एयर सिक्योरिटी भारत को चाहिए, चाइना के कंपैरिजन हम आधे में भी नहीं है, और हमसे आधे 80%, मतलब भारत के पास 100 है तो 80 जो है पाकिस्तान के पास है। दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान को फ्री में मिलता है, भारत को खरीदना पड़ता है। ठीक है, चलिए।
ये इसलिए जरूरी है। क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। क्वांटम चिप, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहां से करेंगे, ठीक है। अब कोई आप लोगों का सवाल है तो सवाल पूछ लीजिए। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बता चुका हूं, ये रखना होगा आप लोगों को। क्रायोजेनिक इंजन किस में इस्तेमाल होता है, किस में नहीं होता है, किस में सॉलिड होता है, एयर इनटेक हो गया, क्या है नहीं है, इस तरह की चीजें। जल्दी से आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछिए, कोई डाउट है? थोड़ा जोश लाइए, अब टाइम अब खत्म हो रहा है, 18 तारीख हो गई है आज। और मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी बच्चा मेरे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, ठीक है। तो चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कल टेस्ट होगा, बिल्कुल 9 बजे से होगा, बिल्कुल 9 से 11 रहेगा, 2 घंटे का टेस्ट रहेगा। और आप लोग अपनी सुविधा अनुसार भी कर सकते हैं, बट मेरी टाइमिंग यही है। एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, अगर ये दो चीज नहीं है तो पहले ये दो चीज लेके आइए, यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मुश्किल है। क्लियर है? क्लियर हो गया? ओके गाइस, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं कल।